हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के चैप्टर नंबर 3 जो क्लास 10th का है, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के लेक्चर नंबर 2 में हो गई। ठीक भैया, इंट्रोडक्शन थोड़ा भारी भरकम है क्योंकि 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तीसरे चैप्टर का लेक्चर 02 है, सामान्य बोले तो बिल्कुल आसान भाषा में। बाकी आपको चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 3 जो आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चल रहा है, सबका लिंक पूरे प्लेलिस्ट में ही वीडियोज अपलोड हो रही हैं। तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, शुरू से लेके अंत तक आप जाइए, आराम से देखिए, एंजॉय करिए। बाकी कुछ है नहीं जीवन में, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि द इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन। कोशिश करेंगे स्क्रीन पे आपको एनसीईआरटी की किताब की पिक्चर लगवा दें, जिससे आप किताब की लाइन भी साथ में देख सके। उसी का पूरा समरी लिखा है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ एनसीईआरटी से ही चल रहा है। ठीक भैया, तो द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। और दूसरा टॉपिक है आपका मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का क्या मोड होता है। ठीक भैया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहली लाइन आपके एनसीईआरटी की कहती है कि द पॉपुलेशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मेक परफेक्ट बैलेंस इन एनवायरनमेंट यूजिंग देयर एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे मान लीजिए गाय है, तो गाय क्या करेगी, अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए वो अपने हिसाब से रिप्रोडक्शन करेगी। ह्यूमन है, ह्यूमन अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, अपना स्पीसीज बचाने के लिए, अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए एक प्रोसेस करेगा, जिसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन। वैसे ही डॉग में है, एलिफेंट में है, हॉर्स में है, या यूं कहें जितने भी लिविंग क्रिएचर आपको दिख रहे हैं, जो कि दिखते हैं, वो सभी मल्टी सेलुलर हैं और करते सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोडक्शन है, पर वो अपने तरीके से करते हैं। उन्हें हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के ज्यादातर नहीं देख सकते। ठीक भैया, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे मल्टी सेलुलर हो चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, सिंगल सेलुलर हो, ये दोनों लोग एक ही चीज से आज तक इस पृथ्वी पे टिके हुए हैं, उसका प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। बाकी देखने के लिए तो हम लोग अपने पापा को देखे होंगे, या उनसे पहले अपने दादा को देखे होंगे। उनसे पहले की जो पीढ़ी है उसको बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि हमारे दादा के पापा नहीं थे, तब दादा कहां से आए। अब दादा के जो पापा थे उनके भी पापा रहे होंगे, तभी तो वो आए। और उनके भी पापा रहे होंगे, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा। वैसे मम्मी की भी मम्मी थी, उनकी मम्मी थी, उनकी मम्मी थी, उनकी मम्मी थी। अब आज हम लोग हैं, हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तब हम लोग पुराने हो जाएंगे। लेकिन एक चीज कॉमन है कि हम सब के पीछे इस धरती पे पैदा होने का एक ही कारण है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो अभी आप लोग क्लास 10th में हैं, तो आपकी किताब बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट पे ही बात करती है, जिसमें पहली लाइन कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइबिलिटी मेंटेन करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस से गुजरता है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या है, हाउ एवर मेंटेन डीएनए स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लिविंग एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस वेरिएशन। कह रहा है कि हम लोग पैदा तो हो गए इस पृथ्वी पे, पर हम लोग वैसे ही हैं जैसे आज से हमारे पुराने, मतलब हमारे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा, या जहां तक आप ले जा पाइए, सबके वैसे आंख थी, वैसे नाक था, वैसे ही चेहरा था, वैसे ही बाल था, वैसे दाढ़ी थी, वैसे मूंछ थी, और वैसे ही लगभग लंबाई थी। हाँ, कोई थोड़ा काला था, कोई थोड़ा गोरा था, बस यही अंतर हो सकता है। बाकी थे सब ऐसे ही। ऐसा कोई नहीं था कि हमारे जो दादा थे उनकी पूंछ थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर होती तो उनका डीएनए हमारे पापा में आता, तो आज हमारे भी पूंछ होती। तो कह रहा है कि हम सब के अंदर थोड़ा सा बदलाव इसलिए होता है क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं दो लोगों से मिलकर, एक मेल एक फीमेल। तो 50% कैरेक्टर फीमेल से आता
आता है और 50% मेल से आता है। तो जो नया बच्चा बनेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा। और वेरिएशन कहां से आता है? तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो क्रोमोसोम मिलेगा, क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, डीएनए खुद जीन से बना होता है और जीन में प्रोटीन होता है जहां पे ये वेरिएशन देखने को मिलता है। वही वेरिएशन कि हमारे पापा की हाइट मान लीजिए थोड़ी बड़ी है, मम्मी की हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो हम अगर पैदा हुए तो हमारा अगर लंबाई वाला जीन हमारे पापा पे गया तो हम भी लंबे हो जाएंगे, मम्मी पे गया तो थोड़े से छोटे हो जाएंगे। वही है वेरिएशन। ठीक भैया, तो वेरिएशन बहुत जरूरी है डीएनए में। अगर हम अपना बिल्कुल पापा की तरह ही पैदा हो गए तब भी दिक्कत है, और बिल्कुल मम्मी की तरह हो गए तब भी दिक्कत है। क्यों? मान लीजिए हमारे पापा को शुगर हो तो हमें भी शुगर हो जाएगा, जबकि कोई नहीं चाहेगा कि हमें कोई बीमारी हो। पापा को है तो हम क्या करें? लोग यही तो कहते हैं कि पापा को है तो हमसे क्या मतलब, उनकी बॉडी है, या किसी भी आदमी को कोई बीमारी है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे अच्छा माना जाता है कि मेल या फीमेल दो लोगों से मिलके होता है। तो हो सकता है पापा को हो हमारे बीमारी और मम्मी को हमारे बीमारी ना हो। तो अगर हमारा कैरेक्टर मम्मी वाला जीन आ गया तो पापा को बीमारी थी पर हम बिल्कुल सेफ बच गए, क्योंकि हमारे अंदर मम्मी का भी जीन है। तो ये है वेरिएशन कि अगर मेल फीमेल दो हैं, उनमें कोई बीमारी है और बच्चा उनपे ना जाके दूसरे पेरेंट्स पे चला गया तो उसके बॉडी में अच्छी चीजें आएंगी और कभी कभी निगेटिव भी आ जाता है। ठीक भैया, तो यही सब काम है वेरिएशन का। अब इसमें पैराग्राफ में हमने आपके बोर्ड पे नहीं लिखा, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिखा है बैक्टीरिया के ऊपर। कहती है आपकी किताब कि हमारा जैसे अभी ठंडी है, ठीक, अच्छा फिर गर्मी आएगी, फिर ठंडी आएगी, फिर गर्मी आएगी। कभी ऐसा हो कि अचानक इतना ज्यादा तापमान कहीं का बढ़ जाए, टेम्परेचर, कि हमारी बॉडी नॉर्मल झेल सकती है। अभी तो मान लीजिए गर्मी काफी पड़ने लगी है, लेकिन हम लोग बने हैं 36 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस के लिए, बस इससे ज्यादा हम नहीं झेल सकते। जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर उतना हमारा टेम्परेचर, उस पर हम सबसे अच्छा रह सकते हैं। ठीक भैया, आपकी किताब कहती है एक जगह कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी रहती थी। वो लोग रहते थे पानी में, और पानी अचानक एक दिन इतना ज्यादा गर्म हो गया कि सब के सब बैक्टीरिया मर गए, पर कुछ बच भी गए। वो जो बचे थे ना, उनके अंदर टेम्परेचर रेजिस्टेंट जीन था। मतलब उन्हें अगर मान लीजिए वो पानी 100 डिग्री गर्म रहा होगा तो हो सकता है उनकी मौत 110 पे होती हो। तो जो बेचारे जो 90 डिग्री झेल सकते थे, जैसे पानी 91 हुआ सब मर गए, लेकिन जो 110 झेल सकते थे उनका जब तक 110 करेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो मरेंगे नहीं। तो ये कमाल होता है वेरिएशन का कि कभी पृथ्वी पे कोई प्रलय और लय आ जाए तो हम लोगों के अंदर जो डीएनए है वो अगर हमारा वेरिएशन दिखाता है उसके खिलाफ, जैसे बैक्टीरिया बच गए क्योंकि टेम्परेचर को झेल सकते थे, तब वैसे ही हम लोग भी कुछ ना कुछ बच जाएंगे इस पृथ्वी पे। पूरी तरह से जीवों की लाइफ खत्म नहीं होगी। ठीक भैया, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है? तो जो ये हमारा वेरिएशन होता है इसमें इतना ही लिखा है कि वेरिएशन हमें किसी भी खतरनाक परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और वेरिएशन आता कहां से है? डीएनए से आता है। ठीक, अब जो आपका छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो अगर कोई एक ही सेल है उसका 3 एग्जांपल आपकी किताब में है। पहला क्या दिया गया है कि ये लोग जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक सेल होता है, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? वो करते हैं फिजन से। फिजन मतलब क्या होता है? सिंपली सेल डिवीजन होता है। अच्छा, सेल डिवीजन का मतलब क्या है? इसमें 2 एग्जांपल आपके किताब में है, जैसे एक बैक्टीरिया है या कोई प्रोटोजोआ है, ये दोनों क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, अब आपकी किताब में जो एग्जांपल दिया गया है वो दिया गया है अमीबा के ऊपर। तो अमीबा में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ये है एक अमीबा। अब जब अमीबा बड़ा हो गया ना, अभी अमीबा छोटा था, अब जब अमीबा बड़ा हो गया तो इनके यहाँ ये नहीं है कि इनकी शादी करवाओ तभी बच्चा पैदा होगा जब तक मेल और फीमेल ना मिले। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनके बॉडी में मेल का भी गुण है, फीमेल का भी गुण है। तो जब अमीबा बड़ा हुआ तो उसने अपने एक न्यूक्लियस को 2 न्यूक्लियस में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही डिवाइड किया तो बीच से क्या होगा? अभी तक न्यूक्लियस डिवाइड था, वैसे सेल भी बीच से टूट जाएगा। तो एक इधर आ गया छोटा
सा इसका, एक इधर आ गया छोटा सा इसका पार्ट, तो है यही। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 100% जो बच्चा पैदा होगा वो पेरेंट्स से सेम होगा। ये बच्चा थोड़ी है, ये इसी का पार्ट है। पर किताब में आपका इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डॉटर अमीबा, मतलब अमीबा का लड़का, नेक्स्ट जनरेशन। तो जब कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का शेप ज्यादा बढ़ जाएगा ना, बॉडी का साइज डिवाइड कर लेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये कहीं से भी टूट सकता है, जैसे हमने तो आपको समझाने के लिए ऐसे तोड़ा, अब इसका न्यूक्लियस कोई एक इस किनारे हो और कोई एक इस किनारे हो, तो ये ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है। तो इसीलिए आपकी किताब लिखती है कि अमीबा में होता है बाइनरी फीजन, मतलब एक बॉडी दो भाग में टूटेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनी प्लेन, मतलब कहीं से भी टूट सकती है। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी बहुत बड़ी हो जाए, एक बहुत छोटी, क्यों, सिर्फ न्यूक्लियस दोनों बॉडी में प्रेजेंट रहे। फिर क्या होगा, जब ये बड़े हो जाएंगे तो पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, फिर खुद टूट जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही केस होता है भैया दूसरे एग्जाम्पल में, जिसका नाम है लेशमैनिया। ये क्या बवाल है, ये है एक प्रकार का प्रोटोजोआ। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके कारण ही, इसी के कारण हम लोगों में ब्लैक फीवर देखने को मिलता है, काला अजर हिंदी में कहते हैं। अगर ये किसी को बुखार आ गया ना, तो फिर मान के चलिए कि उसके बचने का चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। वो किसके कारण होता है, लेशमैनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण। इसका एक अच्छा चीज है, इसका शेप ऐसे केले की तरह होता है, एक इसमें ऐसे फ्लैजला लटक रहा होता है। जब भी ये डिवाइड करेगा तो बिल्कुल ऊपर से ही अपने बॉडी को, जैसे इसकी एक बॉडी थी तो ऐसे ही अपने बॉडी को दो भाग में बांट देगा, लेकिन इक्वल शेप में बांटेगा। एक छोटा भाग इसका इधर हो जाएगा, एक छोटा भाग इधर हो जाएगा, और बाद में न्यूक्लियस को डिवाइड करके दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, इसीलिए इसमें क्या होता है, डिफिनिट ओरिएंटेशन, जैसे अमीबा कहीं से भी टूट जा रहा था, ये अपने एक जगह से ही टूटेगा। ये एग्जांपल है आपका लेशमैनिया का। और तीसरा एग्जांपल आपका क्या दिया गया है, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। और मल्टीपल फ्यूजन हमारा जो है वो कैसे होता है, जैसे आपको ये फिगर दिया गया है प्लाज्मोडियम का, ठीक। अब इसके अंदर छोटे 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 इसके एग डेवलप हो जाएंगे, अंडे, और बहुत सारा जब अंडा हो जाएगा तो कहीं से ये ऐसे टूट जाएगा और सब अंडा इसका ऐसे ऐसे बाहर आके क्या होगा, एक एक नया प्लाज्मोडियम बना देगा। बाद में वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर अपने अंदर अंडा बनाएगा, फिर टूट जाएगा, फिर बनाएगा, फिर टूट जाएगा। अच्छा, इसीलिए इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल इन मल्टीपल फ्यूजन। इसमें बाइनरी फ्यूजन हो रहा था, एक बॉडी दो ही भाग में टूट सकती है, इसके अंदर अनेकों इसके बच्चे, इसके अंडे हो सकते हैं, तभी तो इसमें बहुत सारा है, जब टूटेगा सब निकल जाएगा। फिर ये जो छोटा वाला है जब बड़ा होगा इसके अंदर बहुत सारा हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, देखिए जो आपका मच्छर होता है उसे मच्छरी कहें ज्यादा सही है, क्यों, क्योंकि उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज। एक प्रकार का मच्छर है जो फीमेल है, जो मच्छरवा है ना वो मच्छरी है, मतलब फीमेल एनोफिलीज है उसका नाम। वो क्या होती है, वो अपना जो कांटेक्ट है वो एक प्रकार के जीव से बना लेती है, प्रोटोजोआ से, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये मच्छर के बॉडी में चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये उसके बॉडी के अंदर रहेगा, मच्छर उसको रहने का स्थान देगा, मच्छर के पेट में चला जाएगा, और मच्छर उसे रहने का स्थान देगा। वो क्या काम करेगा, वो मच्छर को अलग अलग जीवों से बचाएगा। क्यों, क्योंकि मच्छर जब हमें काटता है तो हमें डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है, ये प्लाज्मोडियम मच्छर के बॉडी में गया, आराम से उसके पेट में है, जब मच्छर ने हमें काटा तो उसके पेट से उसके मुंह में आ गया प्लाज्मोडियम, और हमारे ब्लड के अंदर जब वो डंक मारा, खून चूस रहा था तो चला गया। अब ये हमारे बॉडी में डेवलप करेगा, जैसे मच्छर के पेट में था, और हमारे बॉडी के आरबीसी में डेवलप करेगा, और जब यही टूट टूट के आरबीसी के अंदर जाएगा, वो आरबीसी को तोड़ेगा ना, तब हमें ठंडी लग के बुखार आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मलेरिया हो गया है हमें, ठीक भैया। तो प्लाज्मोडियम ये एक जीव है और ये मच्छर के अंदर जाता है,
तो हम लोगों को जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम के कारण, और हम लोग जानते हैं मच्छर काटने के कारण मलेरिया हुआ। अकेला मच्छर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर के मुंह के द्वारा हमारे बॉडी में आया और तब हमें जाके मलेरिया नामक बीमारी देखने को मिलती है। उस कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम मच्छर के बॉडी में गया तो मच्छर को प्लाज्मोडियम ने अपना होस्ट बना लिया, मतलब एक रहने का स्थान, और दोनों का बढ़िया इंटरेक्शन था। प्लाज्मोडियम मच्छर को सेव कर रहा था कि उसे कोई काटेगा तो उसे मलेरिया हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, इसलिए मच्छर को कोई जल्दी जीव जंतु खाता पीता नहीं है। छिपकली उकली मक्खी उक्खी को खा लेती है, मच्छर को ज्यादा कोई नहीं खाता, ठीक, क्योंकि बहुत बीमारी फैला देता है। पता लगा मच्छर को खाया छिपकली, छिपकली मर गई तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए। और जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम को रहने का जगह देता है। तो इस प्रकार का जब दोनों ग्रुप एक दूसरे का फायदा करें, मोहब्बत से आपस में रहें, ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म, मतलब एक दोनों का आपस में कुछ ना कुछ फायदा होना। तो यहां हमारा लेक्चर होता है द एंड। इसके बाद हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए ओके बाय।